डिफेंसिव बिहेवियर। डिफेंसिव बिहेवियर एक ऐसी टर्म है जो बहुत कॉमन यूज़ होती है और हम सभी लोग किसी न किसी वक्त किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत ज़रूर इसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर डिफेंसिव बिहेवियर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे फिर काउंसलिंग की और करेक्टिव मेजर्स की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पहले ये समझने की कोशिश करें कि डिफेंसिव बिहेवियर होता क्या है। जैसे नाम से ही लग रहा है डिफेंसिव बिहेवियर कि ये डिफेंड करता है, यानी ये बचाता है। किसको? जो इंसान उस बिहेवियर को कर रहा होता है उसको नॉर्मल स्टेट में रखने के लिए वो मदद करता है ताकि उसका बिहेवियर नॉर्मल लगे, अब नॉर्मल ना लगे। हमारे जीवन में बहुत इच्छाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। हकीकत में सारी इच्छाएं तो किसी की भी कभी भी पूरी नहीं होती हैं। यह एक कॉन्टिन्यूम है। एक स्तर की इच्छाएं अगर पूरी हो जाती हैं तो अगले स्तर की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, तो इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं। लेकिन इच्छा प्राप्ति का जो एफर्ट किया गया, यानी एक जो सोच लेके चले गए और जो प्राप्ति का स्तर आया, इसमें जितना ज़्यादा गैप होता है उतना ही व्यवहार के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर उतने ही डिफेंसिव बिहेवियर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी एक ऐसा बिहेवियर जो हमारी कमज़ोरी को छुपाकर हमें नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं। हकीकत में अगर इसके हम करैक्टरिस्टिक्स पर जाएं तो डिफेंसिव बिहेवियर सच्चाई की डिनायल है, यानी हम सच्चाई को नहीं मान रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं। और ये बहुत इलॉजिकल होता है। देखने में कई बार ये लॉजिकल लगता है अगर उसकी एक्सप्लेनेशन की जाए, लेकिन उसका अगर मीनिंग निकाला जाए आप पाएंगे कि डिफेंसिव बिहेवियर इलॉजिकल होता है। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है, जैसे हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन ये धोखा बहुत बार हम जानबूझ के नहीं देते हैं, ये हमारे अवचेतन मन से आता है। कभी कभी हमें उसका पता भी होता है, लेकिन अवचेतन मन से वो इस प्रकार आता है कि हम उसको रोक नहीं पाते हैं। तो डिफेंसिव बिहेवियर हकीकत में वो बिहेवियर है जो हमारी फ्रस्ट्रेशन को, हमारी विफलताओं को ढकने की कोशिश करता है। हकीकत में वो हमारी सफलता नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे व्यवहार हम अपने जीवन में करते हैं। आज उनमें से ही कुछ डिफेंसिव बिहेवियर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अटेंशन गेटिंग। अटेंशन गेटिंग यानी कि ध्यान आकर्षित करना। ध्यान आकर्षित करना वो चाहेगा जिसको ये लगता है कि मुझे ध्यान नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कुछ बच्चे क्लास में लेट आते हैं, जानबूझ के हर रोज़ वही लेट आते हैं और आके फिर आवाज़ लगाते हैं, मे आई कम इन जैसे बोलते हैं, तो सबका ध्यान जाता है। उनकी इच्छा तो पूरी होगी, ध्यान तो मिल गया। या कुछ लोग अलग ढंग के कपड़े पहन के आते हैं, अलग ढंग का व्यवहार करते हैं ताकि सबकी उन पर निगाह जाए, और निगाह जाने से उनको रिकग्निशन मिल जाती है, उनकी प्रेजेंस को महसूस किया जाता है। जो अटेंशन उनको अदरवाइज नहीं मिल रही थी वो अटेंशन वहाँ पे मिल जाती है। क्या उस अटेंशन का कोई लॉजिक है? नहीं, लेकिन वो करते हैं। कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति। अगर किसी एक क्षेत्र के अंदर हमारी क्षति रह गई, यानी कि हम ठीक से कर नहीं पाए हैं, तो किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर हम इतना बेहतर करते हैं कि वो कमी हमारी छुप जाए। जैसे मान लिया कोई एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई के अंदर बहुत ठीक से चल नहीं पा रहा है, अचीवमेंट अच्छी नहीं आ रही है, तो खेलों में बहुत ध्यान लगा देता है और खेलों में बहुत सफलता पाता है। ऐसे उदाहरण अगर आप ढूंढेंगे तो काफ़ी सारे मिल भी जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में कई ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो अगर पढ़ाई में ठीक से नहीं कर पाए लेकिन खेलों में उन्होंने बड़ा बड़ा नाम कमाया। उस नाम कमाने की वजह से पढ़ाई की जो कमी थी वो दब जाती है, वो क्षतिपूर्ति हो जाती है तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, लेकिन कमी ढकी है जो कर नहीं पाया उसकी।
आइडेंटिफिकेशन यानी अपने आप को किसी के साथ जोड़ लेना, अपने मन को उससे जोड़ लेना, उसी जैसा व्यवहार करना। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ को देखकर कुछ लोग, बच्चे और बड़े भी, उन्हीं जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो चलते हैं वैसे चलना शुरू कर देते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसा मैनरिज्म करते हैं, उसी प्रकार का बिहेवियर अडोप्ट करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझ में भी लोग उसका अक्स देखेंगे और मैं भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने नज़र आऊँगा। तो आइडेंटिफिकेशन भी बहुत कॉमन डिफेंसिव बिहेवियर है जो पाया जाता है। प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्ट करना अपने आप को दूसरे के अंदर। एक कहावत होती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी जैसे हम हैं दूसरे को वैसा ही देखते हैं। ख़ास तौर पर आपने पाया होगा कि कुछ लोग अपनी कमियां दूसरे लोगों के अंदर देखते हैं। उनको कहीं भी छोड़ दो, हर एक में कमियां निकाल के छोड़ दो, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। असल में अगर किसी के बारे में आपको जानना है ना, उस व्यक्ति से किन्हीं 8-10 लोगों के बारे में राय ले लीजिए, वो कैसा वो कैसा। जिस प्रकार की चीज़ें वो आइडेंटिफाई करेगा, आप पाएंगे कि वो अधिकतर कमियां उसके अंदर खुद होती हैं। हम अपनी कमी को दूसरे में प्रोजेक्ट अक्सर कर देते हैं। रैशनलाइजेशन, जब हम अपने व्यवहार को रैशनलाइज करते हैं, यानी उसको एक ऐसी व्याख्या देते हैं जो बहुत लॉजिकल लगती है, असल में वो लॉजिकल नहीं होती है। जैसे पैदल चलने वाला व्यक्ति कह सकता है, वो व्यक्ति जो कि गाड़ी नहीं ले सकता, वो ये कह सकता है तेल हमेशा रहने वाला नहीं है, लोग क्यों नहीं समझते, गाड़ियों में इतना क्यों यूज़ करते हैं। वो ये भी कह सकता है कितना पोल्यूशन हो गया है, लोग फिर भी गाड़ियों में चलते हैं। वो ये भी कह सकता है कि लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहे हैं, पैदल चल के खुश नहीं होते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। मुझे देखिए, मैं पैदल चलता हूँ, मैं गाड़ी का प्रयोग नहीं करता, तभी तो लोग अगर मेरी तरह देखें तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रहेगा, पोल्यूशन भी कम रहेगा, तेल की समस्या भी नहीं होगी। ये एक्सप्लेनेशन कितना लॉजिकल लगता है। और जो समझा रहा है वो इसलिए समझा रहा है कि शायद वो उस सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकता और ये समझता है कि मेरी बात को उसी रूप में मान लिया गया है। ऐसा होता नहीं है। जब हम किसी से बातें करते हैं, पीपल सी थ्रू अस, लोग समझ जाते हैं हम ये बात क्यों कह रहे हैं, और वो समझ जाते हैं कि मैं गाड़ी नहीं ले सकता, इसलिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि पैदल चलना इतना अच्छा होता है। लेकिन पैदल चलना अच्छा तो होता है, ये बात तो सही है। रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी आप बोले तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन करना, उसका एकदम विरोध करना, रिएक्शन करना उसके ऊपर। जैसे आमतौर पर दो प्रतिद्वंदी जब होते हैं, आप इलेक्शन के वक्त में देखेंगे, एक पार्टी का कोई प्रतिद्वंदी बोलता है, एक कैंडिडेट बोलता है, दूसरी पार्टी का उसको एकदम उस पर रिएक्शन करता है। एकदम रिएक्शन करना, उससे भी उसके वजूद का एहसास होता है, हाँ ये भी मौजूद है, और वो कोशिश करता है कि मेरी रिएक्शन उससे बेहतर है और मैं ज़्यादा डोमिनेंट हो गया हूँ, वो रिसेसिव बन गया है। डिस्प्लेसमेंट, यानी जो इमोशंस हैं, जो फ्रस्ट्रेशन हैं, वो डिस्प्लेस कर दी जाती हैं। डिस्प्लेस वहाँ की जाती हैं जहाँ पर वो सेफ होता है। जैसे ऑफिस के अंदर अगर किसी कार्यकर्ता को डांट मिलती है तो वो घर जाकर अपने बच्चों पर, बीवी पर गुस्सा कर सकता है। ऐसे केस हमें बहुत सुनने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सेफ है। और वो जब उसको लगता है कि शायद उसका बेइज्जती हुई है, अनादर हुआ है, वही काम घर पे करके उसी आदर को वो पाने की कोशिश करता है, अपने एंगर को भी निकालता है, उस आदर को भी पाने की कोशिश करता है। लेकिन है तो नेगेटिव अप्रोच। नेगेटिविज्म,
जो भी आप कहें उसके लिए नो, उसका एकदम नो कहना। कई बार बच्चों में ये बात पाई जाती है, उस वक्त कोई इंसान इतना उनको नादान समझ के इतना उनको तवज्जो नहीं देता है, लेकिन ये बड़ों में भी पाई जाती है। जो भी कहें उसका उल्टा कहें ताकि ये लगे कि ये इम्पोर्टेंट है। अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने का एक तरीका है। नहीं नहीं, यानी मैं एक अहम व्यक्ति हूँ, मैं इस बात को नहीं मान सकता, मेरा एक स्टेटस है। ये खुद को ही धोखा देने वाली बात होती है। रिग्रेशन का मतलब पीछे चले जाना, पीछे बचपन में, यानी कि अंतराल में पीछे चले जाना। बचपन की अगर बातें करते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनका एक व्यवहार होता है जिसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होता। जैसे बच्चे जिद करने लग जाते हैं, रूठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं चीज़ें लेने के लिए, और उनके जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स या गार्जियन होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, वो उनकी जिद को पूरा करते हैं, उनके रोने को भी बुरा नहीं मानते हैं। सोचिए अगर कोई अडल्ट ऐसा काम करता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता हो, रोने लग जाए कि उसे वो चीज़ मिलेगी, या हाथ पैर पीटने लग जाए, मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे बच्चा कहता है मुझे खिलौना चाहिए, अगर कोई अडल्ट ऐसे हाथ पैर पीट रहा है कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, कितना अजीब लगता है। लेकिन हम उनके सबकॉन्शियस माइंड में तो कहीं ना कहीं ये बिहेवियर सेव्ड है कि ऐसे बिहेवियर करने से हमें चीज़ें मिल जाती हैं। बचपन में वो रिवार्डिंग था वो बिहेवियर, लेकिन बड़ा होने पे रिवार्डिंग नहीं है। लेकिन कुछ लोग बचपन जैसी हरकतें बड़े होके करते हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं क्या यार बच्चों जैसी बातें करता है। कई बार ऐसी बातें आपको आमतौर पे सुनने में आती हैं, वो रिग्रेसिव बिहेवियर है। ये भी बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है। फैंटेसी, दिव्य सपन या डे ड्रीमिंग, कोई काम करने में जब हमें विफलता मिलती है तो उसे हम ख्वाबों में पूरा करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि जैसे मैंने वो कर दिया। जैसे मान लो कि नहीं, दो बच्चों की लड़ाई हो जाती है, उनमें जो बच्चा ताकतवर है वो कमज़ोर बच्चे को पीट देता है, तो कमज़ोर बच्चा फिर कहना शुरू करता अपने ख्वाबों में, अपने आप को इमेजिन करता, वो आया, मैंने उसे ऐसे पटका, उसको मारा, उसको लाठी मारी, उसको किक मारी, पता नहीं क्या क्या सोचकर अपना दिल बहलाता है। सच्चाई तो ये है कि उसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए इस प्रकार के ख्याल मन में लेके आने से संतुष्टि मिल जाती है। थोड़ा बहुत फैंटेसी हम सभी करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत डे ड्रीम हमारे लिए मोटिवेशनल काम भी करते हैं, लेकिन अगर इसी में खोया रहे तो ये हकीकत से हमें दूर ले जाती है। फिर इसका ध्यान देने की आवश्यकता होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आइसोलेशन, अकेलापन, अकेला बैठ जाना, मिलना जुलना नहीं। जब इनएडुकेट महसूस करते हैं, यानी आप अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप अलग हो जाते हैं। ऐसा व्यवहार कई बार जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। कई बार जब वो अनकंफर्टेबल होते हैं, अपनी किसी चीज़ के अंदर बिजी हो जाते हैं, एक तरफ टल जाते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं। शायद उनके मन में ये है कि लोग ये समझेंगे ये तो बहुत बड़ा स्कॉलर है, या ये तो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता है। इस प्रकार के ख्यालात उसके मन में अपने लिए आ रहे होते हैं। हकीकत में वो सामाजिक व्यवहार से बचना चाह रहा होता है, अलग जा रहा होता है। ये बहुत कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर नहीं है। सब्लिमेशन के मायने है कि अपनी एनर्जी को किसी ऊंचे काम में लगा देना। अगर कोई एक मकसद लेकर आपने कार्य शुरू किया है, उस कार्य में आप नाकाम रहते हैं, तो आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये कार्य तो मेरे को डिज़र्व नहीं करता, मैं जो डिज़र्व करता हूँ इससे बेहतर चीज़ डिज़र्व करता हूँ, उससे कुछ ऊंचे दर्जे का कार्य वो करने लग जाता है, तन्मयता से करने लग जाता है। जैसे आमतौर पे पाया जाता है कि जो शादी या प्यार के संबंधों में जो फेल हो जाते हैं, कई बार लोग पाते हैं कि वो संत बन जाते हैं, संत बन के वो प्रवचन करते हैं, वो ध्यान की क्रियाएं करते हैं,
अपने आप को दिखाते हैं कि मैं घर संसार की चीज़ों से ऊंचा हूँ। चाहे वो काम हो सकता है ऊंचा हो जो वो कर रहे हों, आमतौर पर एनर्जी हायर लेवल पर ही लगाई जाती है इसमें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो अपनी विफलता को छुपा रहा है। जो पारिवारिक फेलियर उसको मिली है उसको छुपाने के लिए उसने वो बड़ा काम करा है। तो सब्लिमेशन के उदाहरण भी काफ़ी मिल जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी डिसऑर्डर भी हमारा मन पैदा कर लेता है सिचुएशन से बचने के लिए। जैसे आपने देखा है कंपल्सिव बिहेवियर होता है, ओसीडी होता है। ज़्यादा चिंता हो जाती है तो ओसीडी होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा एंग्जाइटी होने की वजह से। अगर किसी बच्चे को बार बार रोका जाता है, बोलने से रोका जाता है, तो उसे स्टैमरिंग, स्टटरिंग यानी कि हकलाने वाली प्रॉब्लम हो जाती है। या वो बच्चा बहुत ही शाई स्वभाव का बन जाता है, हर एक से बचना शुरू कर देता है। अगर किसी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा रिप्रेस किया जाता है तो वो कभी कभी हिस्टेरिया का रूप ले लेती है, वो कॉन्शियसनेस तक चली जाती है। अमनेशिया हो जाता है, जो पर्टिकुलर मेमोरी अगर हमें तंग कर रही है तो उसका अमनेशिया हो जाता है, उसको हम भूल जाते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि फ्यूग हो जाता है, यानी कि पैरेलल पर्सनैलिटी हो जाती हैं। एक इंसान के अंदर से दो सेल्फ कॉन्सेप्ट काम कर रहे होते हैं। एक बारी वो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आ जाता है तो कई बार दूसरे पे आता है। जब एक पे होता है तो दूसरा याद नहीं रहता, दूसरे पे जाता है तो पहला याद नहीं रहता है। दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों एक इंसान के अंदर ऐसा व्यवहार भी पाया जाता है। और कुछ जैसे सोमनेम्बुलिस्टिक हो जाते हैं, ये वो सपने में उठ के चलना, भागना, चलना, इस प्रकार की एक्टिविटी करने लग जाते हैं, वो भी पाया जाता है। इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं उसे भूत प्रेत ने जकड़ लिया है, वो भी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। तो इस प्रकार अनेकों प्रकार की बीमारियां भी हैं, वो हम सिर्फ सिचुएशन से बचने के लिए शुरू करते हैं और वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं। इसी प्रकार अन्य डिफेंसिव बिहेवियर भी हमने सिचुएशन से अपने आप को साधारण नॉर्मल रखने के लिए शुरू किए हैं, और कभी कभी वो हमारे जो नॉर्मल जीवन है उस पर भी वो भारी पड़ जाते हैं। हर इंसान थोड़ा बहुत डिफेंसिव बिहेवियर ज़रूर यूज़ करता है, लेकिन उसकी अधिकता होने पर वो हमारे ही काम में दखलंदाजी करता है। उस वक्त उसे हमें थेरेपी देनी चाहिए। कभी भी कोई डिफेंसिव बिहेवियर ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि उसी बिहेवियर को सच्चा मानकर उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि उससे डिफेंसिव बिहेवियर टूटना शुरू हो जाता है। तो डिफेंसिव बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अबनॉर्मलिटी ना माने, ये जीवन का एक हिस्सा है, लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा करते हैं इसलिए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और उसका बड़े आराम से उसको हैंडल किया जा सकता है।